जी अस्सलाम वालेकुम कैफेट। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में एज़ यूजुअल पहले हम प्रीवियस लेक्चर का क्विज़ कंडक्ट करवाएंगे ताकि प्रीवियस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हमें क्लियर हो जाए, क्विक रिवीजन हो जाए हमारी। फिर इसके बाद नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे। हाँ, आज प्रीवियस लेक्चर की होम असाइनमेंट से एक क्वेश्चन है सलमान वाला, ठीक है, होम असाइनमेंट में दिया गया था। वो अहम क्वेश्चन है, उसको भी हमने क्लास में डिस्कस करना है, ठीक है। लेकिन पहले क्विज़ का सिस्टम आपको पता है, लिंक आपके ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। रेडी है तो बताइए ताकि हम क्विज स्टार्ट करें। रेडी है जी? चलिए जी, CRN लिखिए और तैयार हो जाइए पहले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। Who is primarily responsible for preparing and presenting the financial statement? थ्री पार्टी रिलेशनशिप कल हमने पढ़ा था, उस रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कौन रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर और प्रेजेंट करने के लिए। प्रेजेंट किसको करना होता है? शेयर होल्डर्स को। प्रिपेयर और प्रेजेंट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैनेजमेंट एंड दो चार्ज गवर्नेंस। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a responsibility of management and दो चार governance regarding financial statements? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या नहीं है मैनेजमेंट और दो चार governance की रिस्पॉन्सिबिलिटी? ओपिनियन एक्सप्रेस करना, ये तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी एप्रोप्रिएट काउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करना, फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करना, रीजनेबल एस्टिमेट अप्लाई करना, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, ठीक है। ये वो ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने वाली, उसकी एक्सप्लेनेशन में है ना ये काउंटिंग पॉलिसीज वाली बात, एस्टिमेट्स वाली बात, और ये जो प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड है ये वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में से सर। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओपिनियन एक्सप्रेस करना मैनेजमेंट की नहीं बल्कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसे हमने जेनेरिक टर्म में क्या नाम दिया था? एक और जेनेरिक क्राइटेरिया। शाबाश। जाहिर है जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, क्राइटेरिया भी उसी ने डिसाइड करना है। तो किसने डिसाइड करना है? मैनेजमेंट ने। ऑडिटर ने क्या डिसाइड करना होता है इसके बारे में कि क्राइटेरिया शाबाश एक्सेप्टेबल है कि नहीं? अगर एक्सेप्टेबल ना हो तो ऑडिटर क्या करता है? डिक्लाइन करता है। शाबाश। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट और दो चार गवर्नेंस की है। What is the auditor's primary objective when performing an audit? Prepare financial statement to detect fraud, advice issue करना, या to obtain reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement। शाबाश। और कल आपको याद होगा हमने डिस्कशन की थी वर्ड मटेरियल के ऊपर भी और वर्ड रीजनेबल एश्योरेंस के ऊपर भी, याद है ना? और मटीरियलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं? मटीरियलिटी लेवल 5% ऑफ प्रॉफिट। बेहतरीन बेहतरीन, सही जा रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सिर्फ मैनेजमेंट, सिर्फ दो चाबी गवर्नेंस, या दोनों की? दोनों की। शाबाश। अच्छा, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसने इसको डिजाइन इंप्लीमेंट नहीं करना इंटरनल कंट्रोल को,
हाँ, उसने सिर्फ उसकी इफेक्टिवनेस देखनी है, उसको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करना क्या जिम्मेदारी है ऑडिटर की? नहीं, ठीक। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना और चीज है, और कंफर्म करने के लिए कि कोई चीज ठीक है कि नहीं उसकी डिटेल चेकिंग करना और चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ 2 चार्ज गवर्नेंस भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन बेहतर ऑप्शन थी मैनेजमेंट और 2 चार्ज गवर्नेंस दोनों। फ्रॉड के हवाले से ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या ऑडिटर गारंटी देता है कि फ्रॉड डिटेक्ट होगा? नहीं। क्यों नहीं? रीजनेबल एश्योरेंस की वजह से। सी, ऑडिटर ओनली फोकस्ड ऑन फ्रॉड नॉट एरर। नहीं, ऑडिटर दोनों के ऊपर फोकस करता है, एरर के ऊपर भी, फ्रॉड के ऊपर भी। जो रीजनेबल एश्योरेंस वाली हमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी है, उसमें वो एंड पे कहता है कि मिस स्टेटमेंट चाहे एरर की वजह से हो चाहे फ्रॉड की वजह से हो, ऑडिटर दोनों के ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करता है। तो ये भी गलत। और फिर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग फ्रॉड? नहीं, ये तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? ऑडिटर कंसीडर द रिस्क ऑफ फ्रॉड व्हाइल ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस। इसका मतलब क्या है कि ऑडिटर ने इवैल्यूएट करना है, अगर कहीं पर कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड होगा तो फिर वो उसको सामने रखते हुए प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये रिस्क ऑफ फ्रॉड वाली बात थोड़ा सा आपके लिए टू अर्ली है, थोड़ा सा टेक्निकल भी होगी शायद, लेकिन ये आहिस्ता जैसे जैसे ऑडिट चलेगा आप इसको समझेंगे आप कि रिस्क असेसमेंट क्या होती है। बहरहाल इंटरेस्टिंगली सबने ठीक आंसर दिया, गुड। एक्सपेक्टेशन गैप कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रही है? सी, डिफरेंस बिटवीन व्हाट यूजर एक्सपेक्ट एंड फ्रॉम एन ऑडिट एंड व्हाट ऑडिटर्स आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू डू। व्हाट मस्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड टू द ऑडिटर ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस? क्या प्रोवाइड करना है? फुल एक्सेस। जो भी ऑडिट पर्पस के लिए जो भी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है या जिस भी पर्सन को ऑडिटर रिक्वेस्ट करे उसको एक्सेस प्रोवाइड करना। क्या ऑडिटर ऑडिट के दौरान में अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे लोगों से भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। जैसे लीगल डिपार्टमेंट से भी क्या इंफॉर्मेशन लेगा? कंपनी के खिलाफ कौन से लीगल केसेस हैं, ताकि उनकी प्रोविजन या डिस्क्लोजर रिकॉर्ड किया जा सके। What is the purpose of written representation from management? क्या पर्पस है? क्या पर्पस है, याद है? क्या पर्पस है? टू कंफर्म मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड जजमेंट, के मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर दी हैं। याद रखिए ये रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये जो ऑडिटर इंक्वायरीज करता है मैनेजमेंट से, उनका रिटन फॉर्म में रिस्पॉन्स लेना, उन्हीं जो शायद उसने ज़बानी कलामी पहले की होगी, वो रिटन रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। रिटन रिप्रेजेंटेशन से हम बहुत सी चीज़ें कंफर्म करते हैं, वो डिपेंड करते हैं इंक्वायरी किस एरिया से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें भी कंफर्म करवा सकते हैं और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड भी चीज़ें कंफर्म करवा सकते हैं। स्पेसिफिक से कुछ करवाएं या ना करवाएं, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जरूर मैनेजमेंट से हम रिप्रेजेंटेशन रिटन फॉर्म में लेते हैं। ए मैनेजमेंट हमें रिटन फॉर्म में लिख के दीजिए कि आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी थी, फॉर एग्जांपल
वो सारी की सारी कर दी है, हमसे इंफॉर्मेशन छुपाई नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंफर्म करना ये अहम मकसद होता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का। लेकिन कुछ और भी मकसद है छोटे छोटे। सबसे बड़ा मकसद क्या है? मैनेजमेंट से ये पूछना कि आया उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी कर दी है कि नहीं कर दी, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। इनमें से कौन सी ऑडिटर के बारे में मिसकंसेप्शन है? ट्रू चीज, फैक्ट नहीं पूछ रहा, रियलिटी नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? मिसकंसेप्शन। दे प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस, ये तो सही स्टेटमेंट है। दे चेक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ ट्रांजैक्शन, सैंपलिंग भी सही स्टेटमेंट है। दे कम्युनिकेट फाइंडिंग्स एज पर ISS, ये भी हमने कल पढ़ा था, सही स्टेटमेंट। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये गलत है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर सिर्फ उनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हासिल करता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है या वीक है, बस। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हासिल करना, उसकी इफेक्टिवनेस को इंश्योर करना नहीं है, उसके इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना नहीं है, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिर्फ सरसरी तौर पे इंफॉर्मेशन लेना। करेक्ट ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन। Management is responsible for both preparing the financial statements and preventing fraud. दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड, ये दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ए ऑप्शन करेक्ट होगी, इसको भी ठीक कर लेते हैं, अभी ठीक कर लेते हैं, आपने परेशान नहीं होना। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है जी। देखिए जरा मोबाइल पे, करेक्शन होगी जी। चलिए, अच्छा एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूं, आपके साथ हम डेली बेसिस के ऊपर, डेली लेक्चर के ऊपर दो तरह के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। एक तो ये क्विज होता है और एक होता है थ्योरी टू प्रैक्टिस। आपके LMS के ऊपर थ्योरी टू प्रैक्टिस आपने कभी अटेम्प्ट किया, देखा जाके LMS के ऊपर? आपको नहीं पता LMS की एक्सेस आपको मिली हुई है? LMS के ऊपर थ्योरी टू प्रैक्टिस के नाम से कोई चीज आपको शेयर नहीं होती? हाँ, इसको आज कीजिएगा, ठीक है। वो थ्योरी टू प्रैक्टिस आज हम अवेलेबल कर देते हैं। वो भी इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस है, लेकिन फर्क है दोनों में। ये बेसिकली केस स्टडी बेस्ड नहीं है, आपने नोट किया होगा। ये क्वेश्चन इजी होते हैं जो आपको क्लास में स्टार्ट में, ये सिर्फ आपको समझ लीजिए वार्म अप करवाने के लिए, आपकी क्विक रिवीजन करवाने के लिए, कि प्रीवियस कंसेप्ट की क्विक रिवीजन हो जाए, उसके लिए। जो थ्योरी टू प्रैक्टिस है ना, वो इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी, वो भी आपने डेली बेसिस के ऊपर अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। वो आपके LMS के ऊपर आज अवेलेबल हो जाएंगे और आज से फिर डेली हर जो लेक्चर होगा उसके साथ हम शेयर करते रहेंगे। वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, वो लाजमी करने हैं, ठीक है। वो इससे हायर डिफिकल्टी लेवल के हैं। ये आपने, मुझे भी अंदाजा हो रहा है, आपको भी अंदाजा हो रहा है कि लगभग 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स के आंसर करेक्ट होते हैं। उसकी रीजन यही है कि इसको हमने जानबूझ के इंटेंशनली इस पर्पस के लिए रखा हुआ है, रिवीजन हो, चैलेंजिंग ना हो, ठीक है। रिवीजन हो, कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इसमें हम फिलहाल टेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपका जो थ्योरी टू प्रैक्टिस है उसमें हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है वो चैलेंजिंग वो इंक्लूड करते हैं। वो आपने लाजमी डेली बेसिस के ऊपर अब अटेम्प्ट करना है जी। आज के हमारे टॉपर्स,
जी शाबाश। फर्स्ट पोजीशन किन की है? सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, हाईबी क्लास रूम नंबर 6, शाबाश, थर्ड पोजीशन, गुड। फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, हाईबी क्लास रूम नंबर 4, शाबाश। सेवंथ पोजीशन, एट्थ पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन, ये भी हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4, शाबाश। 10th पोजीशन, शाबाश। हाइब्रिड क्लास की अच्छी परफॉर्मेंस रही आज, लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट्स की आज प्राइज नहीं हुआ। चलिए खैर, ये तो था हमारा क्विज। अब चलते हैं, कल होम असाइनमेंट आपको दी गई थी। होम असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने किया, जरा हाथ उठाइए। हाइब्रिड क्लास में कितने स्टूडेंट्स ने किया होम असाइनमेंट, हाथ उठाइए। बस ठीक है, ठीक है, गुड। इसी तरीके से आपने होम असाइनमेंट डेली बेसिस के ऊपर करते रहना है। जी पास कीजिएगा जी। अब आपके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, शाबाश। कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने? पढ़ा गया था कल के लेक्चर में भैया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेक होल्डर्स। जी रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट में था कि इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करना होता है। सर उसको डिजाइन करने के लिए कोई रूल्स और रेगुलेशन दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड्स हैं आपको? इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने दिए हुए हैं? इसका जवाब है, वन वर्ड आंसर है इसका, नो। क्यों नहीं दिया वो भला? क्योंकि ये मैनेजमेंट ने काम करना है, ऑडिटर ने तो करना ही नहीं। अगला सवाल, क्या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं? क्या अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए इंटरनल कंट्रोल्स की? इसका जवाब है यस, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, ठीक है। लेकिन उसको डिजाइन इंप्लीमेंट करना ये चूंकि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो इसीलिए ऑडिटिंग की बुक्स में भी इसका डिटेल जिक्र नहीं है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? सर चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को इफेक्टिवली है या नहीं उसको चेक करता है और रिकमेंडेशन देता है। जी जी, कल हमने पढ़ा था कि वो ओपिनियन नहीं प्रोवाइड करता। जी बिल्कुल ओपिनियन नहीं प्रोवाइड करता। मतलब क्या, देखिए इंटरनल कंट्रोल के बारे में दो टर्म्स बोली जाती हैं, एक ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल, एक है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और एक तीसरी भी टर्म बोली जाती है एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन कंट्रोल। तीन टर्म्स, इनको चाहे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल के कंटेक्स्ट में तीन तरह के काम होते हैं, एक टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, दूसरा टू टेस्ट इंटरनल कंट्रोल, तीसरा टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन इंटरनल कंट्रोल। इन तीनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। इन तीनों का मतलब अलग अलग है। देखिए, जब किसी चीज के ऊपर हमने ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने वो चीज को, सारी की सारी चीजों को, ओवरऑल उस सारी चीजों को चेक करना है। जैसे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है ना, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हर एरिया को चेक करते हैं, हर लाइन आइटम को चेक करते हैं। ओवरऑल उसकी एक्यूरेसी इंश्योर करना जरूरी है जब किसी चीज पे हम ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सारे एरियाज को हम चेक करते हैं। हाँ, हर एरिया में लाजमी नहीं कि सारी ट्रांजैक्शन चेक करें, ठीक है। हर एरिया में सैंपलिंग कर सकते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन हर, सेल्स की भी वेरिफिकेशन होगी, परचेज की भी होगी। ऐसा नहीं है कि आप सेल्स की करें और परचेज की ना करें, हर एक एरिया की वेरिफिकेशन करें। हाँ, सेल्स में हो सकता है आप 40% ट्रांजैक्शन चेक कर लें, परचेजेज में हो सकता है 60% ट्रांजैक्शन चेक, सैंपलिंग कर देंगे, ठीक है। लेकिन एरिया सारे वेरीफाई होंगे, हर एरिया के अंदर कुछ ट्रांजैक्शन वेरीफाई होंगी, कुछ नहीं होंगी। ये एरिया तो सारे वेरीफाई करेंगे ना। ओपिनियन एक्सप्रेस करने का मतलब ये होता है कि सारे एरियाज को
वेरीफाई, जिस चीज के बारे में ओपिनियन देना है उसकी ओवरऑल सारी एक्यूरेसी को इंश्योर करना है। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो सारे एरियाज की चेकिंग करते हैं, सेल्स के भी, परचेज के भी, ठीक है, अदर एरियाज के भी, लेकिन हर एरिया का एक इंटरनल कंट्रोल भी होता है, हर एरिया का अलग अलग इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल हम सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चेक नहीं करते, सिर्फ बड़े बड़े जो हमारे एरियाज होते हैं उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करते हैं, बाकियों का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक नहीं करते। इसीलिए क्या हम इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर कभी इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता ना हमने, तो जिस तरह हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर एरियाज को के ऊपर काम करते हैं, उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, उसी तरह हर एरिया के इंटरनल कंट्रोल की भी चेकिंग कर रहे होते हैं। जबकि हम हर एरिया के इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग नहीं करते, सिर्फ किन की चेकिंग करते हैं? बड़े बड़े एरिया, जिन्हें हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इससे ये साबित हो गया कि इंटरनल कंट्रोल के ऊपर ओपिनियन हम एक्सप्रेस कभी भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम ओवरऑल सारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर काम करते ही नहीं है, हम तो सिर्फ 4-5 सिलेक्टेड एरियाज के ऊपर, 6-7 सिलेक्टेड एरियाज के ऊपर काम करते हैं। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब जिन एरियाज पे काम करते हैं उन एरियाज पे भी 2 लेवल होते हैं काम करने के। एक होता है ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, एक होता है टेस्ट। ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? जैसे फर्ज कीजिए ये आपने नोट कर रहे होंगे क्लास में, आपको ये सीसीटीवी कैमरा एक नजर आ रहा है ये ऊपर कॉर्नर पे, ठीक है। ये एक आपके ख्याल में कंट्रोल है कि क्लास में फर्ज कीजिए कोई ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी हो जाए, उसको रीचेक करना हो तो बाद में रीचेक किया जा सकता है। क्या ये एक गुड इंटरनल कंट्रोल है? बिल्कुल है। आप आए, आपने इसको देखा, इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं, इस लेवल के काम को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल। आप आए, आपने देखा हाँ कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है सीसीटीवी कैमरा खराब हो, रिकॉर्डिंग इसकी सेव ही ना हो रही हो, ये भी तो पॉसिबल है कि नहीं है? ठीक है, तो अगर आप सिर्फ ये चेक करें कि कोई सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, इसको हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल। और अगर आप ये चेक करें कि कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही ऑपरेट भी कर रहा है कि नहीं, सही काम भी कर रहा है कि नहीं, इसको क्या कहते हैं? टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल। टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हमें बताते हैं कि ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल डिफरेंट है, ऑब्टेन टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल डिफरेंट है। ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल आप आसानी से हासिल कर सकते हैं, सिर्फ इंक्वायरी करके या सिर्फ ऑब्जर्व करके देख के। जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है ये थोड़ा ज्यादा डिटेल है। और पता है क्या कहते हैं वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड? अब जरा सुनिए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर एरिया को चेक करना है, लेकिन इंटरनल कंट्रोल्स में हर एरिया को चेक नहीं करना, सिर्फ सिग्निफिकेंट को देखना है। इसीलिए ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे तो ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है, इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ये बात समझ आ गई? अगली बात सुने, वो कहता है जिन एरियाज पे इंटरनल कंट्रोल्स को ऑडिटर ने चेक करना है उन पे भी ये काम 2 तरह से होता है, 2 लेवल पे, 2 तरीके। नंबर 1 ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल, नंबर 2 टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल पहले होगा कि बाद में? पहले होगा। स्टैंडर्ड कहता है पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल ऑब्टेन करे। अगर आपको लगे कि कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहा है, फिर नेक्स्ट लेवल पे देखे कि वो सही काम भी कर रहा है कि नहीं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है जी। और अगर आपको कहीं पे ये लगे कि कंट्रोल सही काम नहीं, या तो कंट्रोल सही काम कर रहा होगा या सही काम नहीं कर रहा होगा, ऐसा ही है ना। अगर सही काम कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है। और अगर इंटरनल कंट्रोल सही काम नहीं कर रहा, हम क्या बोलेंगे? इंटरनल कंट्रोल वीक है। अच्छा, अब इंटरनल कंट्रोल वीक है तो उसके बारे में किसी को इतला देनी चाहिए, टू कम्युनिकेट इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग।
फैला दे, बिल्कुल। तो जो वीक इंटरनल कंट्रोल होंगे ऑडिटर क्या करेगा, उनके बारे में मैनेजमेंट को रिटर्न फॉर्म में लिख देगा। तो ये बातें आपको समझ आ गई। तीन ये टेक्निकल कंसेप्ट्स है, तीन: ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन कंट्रोल। इन तीनों में क्या फर्क है, ये समझ आ गई आपको? पाकिस्तान में इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं किया जाता, अमेरिका में किया जाता है। उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी, उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाता है और इंटरनल कंट्रोल, पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वहां पे अब गैस कीजिए, जो जब इंटरनल कंट्रोल पे ऑडिटर ने ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, ठीक है, तो वहां पे क्या ऑडिटर सिर्फ सेलेक्टेड चीजों का, एरियाज का कंट्रोल अंडरस्टैंड करा होगा कि हर एक का? हर एक का करा होगा। पाकिस्तान में ये रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग नहीं करते, ठीक है। ये आगे चल के आप पढ़ेंगे कि बाज़ औक़ात जो लोकल लॉज है ना, कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, तो कुछ चीज़ें एडिशनल भी करनी पड़ती है लोकल लॉ के कहने पे। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नहीं रिक्वायर करता, लेकिन लोकल लॉ कहता है। तो बताइए, गैस कीजिए, ऐसी चीज़ें हम एज ऑडिटर करते होंगे कि नहीं करते होंगे? चलिए जी, अब मुझे बताइए, क्या ये समझ आ गई आपको? अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और ओपिनियन ऑन कंट्रोल, तीनों में फर्क बताया आपने, भूलेगा तो नहीं इंशाल्लाह आप? ओके जी, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने समझाना था। समझ आ गई सारी, लेकिन मेरा क्वेश्चन ओके, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करके वो रिकमेंडेशंस देता है। हाँ जी, चैप्टर 2 में हम पढ़ रहे हैं कि वो ओपिनियन नहीं देता। हाँ, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि रिकमेंडेशन का मतलब ये है, एक चीज है एक्टिवली किसी चीज को चेक करना, ऑडिटर जाके खुद इंटरनल कंट्रोल की एक एक चीज को चेक करे, वो ओपिनियन होता है। एक चीज है ऑडिटर अपना काम कर रहा हो, चलते चलते उसे कोई चीज नजर आ गई, ठीक है, कोई अहम चीज थी, उसे चलते चलते नजर आ गई, ठीक है। तो जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी, आपको याद होगा टेररिस्ट वाली, टेररिस्ट को ढूंढना आम शहरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑडिटर ने ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करना, क्योंकि वो चेकिंग कर ही नहीं रहा हर घर की, एक आम शहरी जो है, कि भाई दहशतगर्द है कि नहीं। लेकिन अगर कोई उसके सामने आ जाए तो क्या वो उसे कम्युनिकेट करने देना चाहिए? क्या इसका ये मतलब है कि उसने हर घर की चेकिंग की है? नहीं नहीं, वो ये कहेगा भाई ये तो इत्तेफाक से हमारे सामने आ गया, मशकूक सरगर्मी हो रही थी, हमने ढूंढा, हम आपको बता रहे हैं, बाकी हमें श्योर नहीं हो सकता किसी और घर में भी कोई दहशतगर्द छुपे हों, ठीक है। तो ऑडिटर ओपिनियन इंटरनल कंट्रोल पे एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन अगर उसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कोई वीकनेसेस नजर आ जाए तो वो वीकनेसेस मैनेजमेंट को जरूर बता देगा, ठीक है। वो वीकनेसेस बताने का ये मतलब नहीं है कि ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि वो तो जो उसके सामने चीज आई वो वही बता रहा है, उसने सारी चीजें चेक नहीं की। इंटरनल कंट्रोल में सारे सिस्टम को हम चेक नहीं करते, सिर्फ वो जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड मोटी मोटी कुछ चीजें होती हैं, उन एरियाज के इंटरनल कंट्रोल को हम अंडरस्टैंड करते हैं और टेस्ट करते हैं। और कोई क्वेश्चन? जी शाबाश। हाँ, अच्छा, क्वेश्चन इनका ये है, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए गोइंग कंसर्न को असेस करना होता है। आपने अकाउंटिंग में शायद ये पढ़ा होगा कि गोइंग कंसर्न एक फंडामेंटल अजम्पशन है और वैल्यूएट करना होता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं। क्वेश्चन ये है इनका, क्या ऑडिटर ने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग करते हुए इसको वैल्यूएट करना है? इसका जवाब है यस, क्योंकि गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है या नहीं है, यानी हमारी जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं वो अगले 12 महीने चलेगी या नहीं चलेगी, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है। एग्रीड? तो जिस चीज का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो, याद रखिए उसको चेक करना हमारे स्कोप में शामिल है। हमारी जी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लिख सकते हैं, लेकिन ये ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है, ठीक है। शाबाशी, आपने अच्छा कंपेयर किया है। इन्होंने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंपेयर किया, और क्या पॉइंट निकाला इन्होंने कि सर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ओवरऑल भी है और उसने कुछ स्पेसिफिक एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बता दी है, लेकिन ऑडिटर के केस में उसने सिर्फ ओवरऑल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है। तो क्या ऑडिटर की भी कुछ स्पेसिफिक एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? इसका जवाब है यस, होती है, ठीक है। इस चैप्टर में आपको सिर्फ ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाना ही मकसद है, जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आगे स्पेसिफिक चैप्टर्स आएंगे, उनमें डिटेल में पढ़ेंगे। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए
अब एक बहुत ही कंसेप्चुअल केस स्टडी है, होम असाइनमेंट में कल आपको दी थी, आइए जरा उसको अटेम्प्ट करते हैं। वो थी हमारी सलमान वाली। प्रोजेक्टर बंद हो गया? पास कीजिएगा जी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन 7 कह रहा है सलमान इज ए न्यू एम्प्लॉय इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ ईगल कंपनी, ए मिड साइज पब्लिकली हेल्ड कंपनी विद एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹75 मिलियन। इस इंफॉर्मेशन में जो फर्स्ट पैराग्राफ इंफॉर्मेशन दी है, सबसे अहम चीज आपके लिए एज ऑडिटर प्रॉफिट की अमाउंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। गैस कीजिए उसने प्रॉफिट की अमाउंट किसी भी केस स्टडी में आपको देता है, किस पर्पस के लिए देता है? ताकि आप मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट कर ले। पूरे ऑडिट में जब भी आपको किसी भी केस स्टडी के अंदर प्रॉफिट की अमाउंट देगा, उसका पर्पस क्या है? मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट करना। जरा बताइए इस कंपनी का मटेरियलिटी लेवल क्या होगा? 3.75 मिलियन। कैसे कैलकुलेट किया? 5% ऑफ प्रॉफिट। 75 मिलियन को 5% से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास मटेरियलिटी लेवल आ जाएगा जो लगभग 3.75 मिलियन है। क्लियर? आगे चलते हैं। कह रहे हैं एज ईगल कंपनी प्रिपेयर्ड फॉर इट्स एनुअल ऑडिट, हिज मैनेजर केम टू हिम टू कंप्लेन अबाउट द ऑडिटर्स। ठीक है, ऑडिटर्स के खिलाफ वो शिकायत कर रहा है मैनेजर। कह रहा है their audit fee was so high yet every year they never found all of the mistakes made by the staff in ईगल कंपनी। कहते हैं इतनी ज्यादा फीस लेते हैं लेकिन फिर भी सारी मिस स्टेटमेंट्स डिटेक्ट नहीं कर पाते। क्या इसकी शिकायत दुरुस्त है? दुरुस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि हम रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं और वो भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट पे। इमटेरियल मिस स्टेटमेंट को तो हम डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट को भी डिटेक्ट करने के रिस्पॉन्सिबल हैं हम। किस हद तक? रीजनेबल एश्योरेंस तक। कहता है 1 year ही एक्सप्लेन्ड दे इवन मिस्ड ₹5,000 फ्रॉड। कहता है 1 साल तो ऐसा हुआ पूरे 5,000 का फ्रॉड था, उन्होंने डिटेक्ट नहीं किया। रिक्वायर्ड हाउ कैन सलमान कन्विंस हिज मैनेजर अबाउट वैल्यू दैट द कंपनी रिसीव्स फ्रॉम द ऑडिट। जी, कैसे सलमान कन्विंस कर सकता है कि ऑडिट करने से कंपनी को फायदा होता है? ये कौन सा कंसेप्ट पूछ रहा है? एडवांटेजेस। तो उसको एडवांटेजेस बता के कन्विंस किया जा सकता है। डन जी। अच्छा, फिर इसके बाद पार्ट बी, हाउ कैन सलमान एक्सप्लेन दैट मिसिंग ए ₹5,000 फ्रॉड डज नॉट इंडिकेट दैट द ऑडिटर्स परफॉर्म्ड एन इनइफेक्टिव ऑडिट। ये कैसे सलमान एक्सप्लेन करेगा कि भाई 5,000 का अगर फ्रॉड डिटेक्ट नहीं किया ना, उसका ये मतलब नहीं है कि ऑडिट ठीक नहीं होता। हाँ, यहाँ पे जो रेलिवेंट चीज होगी, क्या वो रीजनेबल एश्योरेंस होगी कि मटेरियलिटी लेवल की डिस्कशन? मटेरियल। हम कहेंगे भैया ये तो इमटेरियल है, इमटेरियल को तो हम चेक करने के रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। हमारी रिपोर्ट में देख लो, हम जो ओपिनियन देते हैं वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट का वर्ड यूज करते हैं, ऑल मिस स्टेटमेंट का वर्ड यूज नहीं करते, तो है ही इमटेरियल। ये तो हमारी जिम्मेदारी में आते ही नहीं है। सी केस इंटरेस्टिंग है। सी पार्ट में कह रहा है हाउ कैन सलमान एक्सप्लेन दैट मिसिंग ए ₹5 मिलियन फ्रॉड डज नॉट इंडिकेट दैट द ऑडिटर्स परफॉर्म्ड एन इनइफेक्टिव ऑडिट। इस पे सोचना है आपने। 5,000 तो आपने इमटेरियल कर दिया, 5 मिलियन तो मटेरियल है ना। अगर 5 मिलियन का कोई अगर फ्रॉड डिटेक्ट नहीं करता, वो तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वो भी हो सकता है ना हो, वो भी हो सकता है ना हो। क्यों? क्योंकि फ्रॉड पे भी वो मटेरियल आइटम्स पे भी रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करता है। ठीक है, तो इसमें जो नॉर्मली जो थर्ड पार्टीज होती है ना, वो ये कहते हैं भाई ना 5,000 का फ्रॉड आप डिटेक्ट कर सकते हैं, ना 5 मिलियन के करने के लिए जिम्मेदार, तो आप करते क्या है फिर फायदा क्या है? आपने करना क्या है? फिर सवाल ये ज़हन में आता है ना। तो भाई हम हो सकता है कि कोई बहुत ही टेक्निकल या डिटेल वारदात की गई हो ना, उस एरर या उस फ्रॉड को हम डिटेक्ट ना कर सके, हो सकता है। लेकिन जो बाकी के एरर्स हैं वो हमारे नॉर्मल ऑडिट से डिटेक्ट हो जाते हैं। और बाकी के भी जो फ्रॉड ऐसे हैं जो कि नॉर्मल है, बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज के साथ नहीं किए गए, कोई बंदा नया नया फ्रॉड सीख रहा है, वो पकड़ा जाएगा।
कोई जो बहुत ही सीनियर सोफिस्टिकेटेड तरीके से अगर फ्रॉड करेगा ना, वो शायद हम डिटेक्ट ना कर सके, वरना बाकी के जो नॉर्मल लेवल के फ्रॉड है वो सारे हम डिटेक्ट कर लेंगे, और एरर्स भी हम तकरीबन सारे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये फायदा है। हम कहेंगे भाई आप ये ना देखें हम क्या डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, आप ये देखिए हम क्या डिटेक्ट कर पा रहे हैं। ये 5% के करीब जो फ्रॉड है अगर हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे तो वो ठीक है, लेकिन 95% के करीब हम कर पा रहे हैं ना, वो भी तो देखिए साथ, समझ रहे हैं। जब हम पे कोई इल्जाम लगाएगा आपने ये चीज आइडेंटिफाई नहीं की, तो हमने उसकी तवज्जो किस तरफ दिलानी है कि भाई देखो वो 95% भी देखो जो हमने आइडेंटिफाई कर दी है। डन जी, ये समझ आ गया आपको क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए अच्छा, मुझे इस क्वेश्चन से एक और चीज याद आ गई। आपको पता है आज आपका टेस्ट है, टेस्ट करने का एक तरीकाकार सुन लीजिए, ठीक है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। टेस्ट सिस्टम हमने प्रीवियस सेशन से इसको ऑनलाइन कर दिया है ताकि स्टूडेंट्स की आसानी हो, ठीक है, और रिकॉर्ड भी सेंट्रलाइज्ड मेंटेन हो सके। इस पर्पस के लिए आप लोगों को एक समझ लीजिए एडिशनली LMS का अकाउंट क्रिएट करके शेयर किया गया है। उस LMS पे आपके बाकी लगभग सारे रिसोर्सेज होंगे सिवाय वीडियो लेक्चर्स के, ठीक है जी। तो आपके टेस्ट भी LMS के ऊपर अपलोड कर दिए जाते हैं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है, वो भी चाहे तो फिजिकली कॉलेज में आके भी टेस्ट दे सकते हैं, जो जाहिर है जो लाहौर उसके आसपास के लोग होंगे, बच्चे होंगे, और ऑनलाइन घर बैठ के भी टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिजिकल वाले बच्चों के पास में भी दोनों ऑप्शंस है, चाहे तो आप टेस्ट रूम में फिजिकली जाके टेस्ट दे दीजिए। टेस्ट रूम आपको बता दिया गया कौन सा है? हाँ, टेस्ट रूम अलग एलोकेट किया गया है, वो ऊपर 2nd फ्लोर पे है, गलबन 2nd फ्लोर पे है ना, 1st फ्लोर पे है, हाँ जी, तो वो आपको बता दिया गया है। वहां पे जाके आप सारे दिन में मॉर्निंग से लेके इवनिंग गलबन लास्ट एंट्री टाइम 4 बजे तक का है, वैसे 5 बजे तक का है, लेकिन जाहिर है 1 घंटा आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए भी चाहिए। 4 बजे तक कभी भी आप जाके 1 घंटे अगर आपके पास फ्री हो फिजिकली टेस्ट दे सकते हैं। अगर किसी वजह से कॉलेज में टेस्ट नहीं दे सकते तो ये इंश्योर करने के लिए कि आपको एक दूसरी अपॉर्चुनिटी भी हो, आप घर से भी टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। करना क्या है? स्टेप नंबर 1, आप LMS के ऊपर जाएंगे, अपना कोर्स पेज देखेंगे, उसमें आपको टेस्ट 1 के नाम से एक फोल्डर सा नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अंदर एक PDF की फाइल होगी, उस पर क्लिक करेंगे, फाइल डाउनलोड हो जाएगी, वो आपका टेस्ट है। आपने उस टेस्ट को चाहे तो घर में इंतजाम है तो कोई प्रिंट निकलवा लें उसका, या चाहे तो वो लैपटॉप के ऊपर कंप्यूटर के ऊपर ही ओपन करके उसको अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट करने के लिए आपको बताया गया है रूल्स, वो जो क्लास बताए थे पहले। आपने स्टैंडर्ड साइज वो पेज इस्तेमाल करना है जिस तरह का एग्जाम का पेज होता है, उसी स्टाइल का, ठीक है। वो डायरी पेजेस वगैरह इस्तेमाल नहीं करने, छोटी छोटी कापियां जो होती हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी। एक पेज के ऊपर दूसरा तीसरा क्वेश्चन भी अगर जगह है तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा कागज बच जाए। एग्जाम में हर क्वेश्चन और हर पार्ट अलग पेज पे करना है, प्रैक्टिस करते हुए सेम पेज के ऊपर उसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद कैम स्कैनर से तसल्ली से रोशनी वाली जगह पे तसल्ली से पिक्चर्स लेनी है। ये जो आप काम करेंगे ना रोशनी वाली जगह पे तसल्ली से पिक्चर लेने वाला, ये हमें बहुत फायदा देगा, ठीक है। हमारे लिए उसको पढ़ना, उसको चेक करना आसान हो जाएगा। उसको कैम स्कैनर के जरिए से PDF में कन्वर्ट करना है, और PDF में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसी जगह जाना है जहां से टेस्ट डाउनलोड किया था, टेस्ट 1 के ऊपर फिर जाना है, क्लिक करेंगे, वहां पे एक ऑप्शन आपको टैब नजर आ रहा होगा, अपलोड टेस्ट, कुछ इस तरह का होगा, सबमिट टेस्ट, इस तरह के अल्फाज आएंगे, उसके ऊपर क्लिक करना है, और जो आपने अपना PDF बनाया है वो वहां पे अपलोड कर देना है। उसके बाद ओके कर दे, खत्म कहानी, टेस्ट हम तक पहुंच गया, और वो सेशन एंड तक अब वहां पे रहेगा। आप बाद में कभी भी महीने 2 महीने 3 महीने बाद उसको चेक करना चाहे कि मैंने पहला टेस्ट दिया था उसमें मैंने क्या लिखा था, उसमें मेरी क्या परफॉर्मेंस थी, क्या मार्क्स थे, वो सारा रिकॉर्ड आपका LMS के ऊपर सेशन एंड तक अवेलेबल रहेगा। फिजिकल हो तो उसमें तो ना कभी इधर उधर हो जाता है, गुम हो जाता है, मिलता नहीं है फिर, ठीक है, तो वो वहां पे LMS के ऊपर रहेगा। क्लियर? आज से आपका ये टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, आज पहला टेस्ट है, ठीक है। और इसके साथ साथ हाँ, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए एक फैसिलिटी ये होती है, क्योंकि ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स दरमियान में सेशन के दौरान में कभी भी ऐड होते रहते हैं ना, तो उनके लिए फैसिलिटी ये होती है कि वो पूरे सेशन में कभी भी टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी महीने बाद भी टेस्ट 1 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो फिजिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो आपको पता है साथ साथ स्टार्ट से ही ज्वाइन करते हैं,
उनके लिए लिमिटेशन ये है कि आपको 2 दिन, वैसे ऑफिशियली 1 दिन है टेस्ट डे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको 2 दिन मिल जाए। 2 दिन दिए जाएंगे, आपने टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। यानी टेस्ट 1 आप आज अवेलेबल हो गया, आज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, कल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, परसों टेस्ट 1 अटेम्प्ट नहीं कर सकते। और चूंकि वो टीम के साथ अरेंजमेंट हमने इस तरीके से की होती है कि वो फिजिकल वाले स्टूडेंट्स का वो पहले वेट कर लेते हैं, और जब इकट्ठे हो जाए तो सारे उसको फिर चेक कर लेते हैं। बाद में जब 1-1, 2-2 करके अगर आप टेस्ट 1 देंगे ना, तो टीम के लिए चेक करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरे टेस्ट चेक करने में बिजी होगी। तो इसीलिए अगर तो आप फिजिकल वाले स्टूडेंट्स ने टेस्ट 1 स्किप कर दिया, तो फिर 2 दिन के बाद वो टेस्ट कभी भी नहीं दे सकेंगे। आपने टेस्ट साथ साथ ही देना है। ऑनलाइन वालों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, वो बाद में भी अगर चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर जी? चलिए जी जी, आपको मैसेज नहीं, ये मैंने क्लास में बताया हुआ टेस्ट है, क्लास में बताया हुआ टेस्ट नहीं, मैंने नहीं बताया हुआ क्लास में। हाँ जी, क्लास में बताया हुआ टेस्ट है, और ग्रुप में शायद वो आपका शेड्यूल भी शेयर हुआ है कि वीकली किस दिन टेस्ट रूम के बाहर लगा हुआ है। ग्रुप में नहीं, मैंने कहीं ग्रुप में पोस्ट देखी है। चले कोई बात नहीं, मैंने तो आपको बता दिया ना। चले नहीं भी बताया, फर्ज करें अभी बता रहा हूँ। अब आपके सर 1 दिन में तो तैयारी नहीं हो सकती, चले इसीलिए 2 दिन दिए, ठीक है। चले पहला टेस्ट है 3 दिन दे दिए, और बताएं, और बताएं हैं, और कोई फरमाइश है वो बताएं इंशाल्लाह वो भी, लेकिन आपने टेस्ट जरूर लेना, ठीक है जी। 3 दिन काफ़ी है, ये सिर्फ टेस्ट 1, आइंदा 2 दिन ऑफिशियली 1 दिन ही है, सिर्फ टेस्ट डे। वो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन इंश्योर करने के लिए इसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा टीम से कि 2 दिन की एक्सटेंशन दे दे। तो टेस्ट 1 के लिए 3 दिन है, आज, कल और परसों, फ्राइडे तक कभी भी आप टेस्ट अटेम्प्ट करके सबमिट करवा दीजिए, ठीक है जी। चलिए, और कोई क्वेश्चन? अब चलते हैं वापस अपने कंसेप्ट की तरफ। आज जो हम नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं वो है एसेंशियल्स ऑफ प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट। ये है क्या? इसमें याद करने वाली चीजें तो कम है, समझने वाली चीजें ज्यादा हैं। आज का लेक्चर बहुत ही कंसेप्चुअल है, याद करने वाली चीजें कम, समझने वाली ज्यादा। क्या कहता है? कहता है एसेंशियल्स ऑफ प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट क्या है? यानी आपने एक अच्छा ऑडिट करना है, प्रॉपर ऑडिट करना है, इसके लिए क्या चीजें होना जरूरी है? एक अच्छे ऑडिटर में एक अच्छा ऑडिट करने के लिए क्या चीजें होना जरूरी हैं? कहता है 3 चीजें। स्टैंडर्ड क्या कहता है? 3 चीजें। वैसे तो बहुत सी चीजें होना जरूरी है, वो सच बोले, वो वक्त पे आए, वो अपने क्लाइंट के साथ अखलाक से पेश आए, जो डेडलाइन उसको दी गई है उसको मीट करे, उसी के मुताबिक रिपोर्ट दे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है ये चीजें जो हैं ये अलग, 3 चीजें सबसे जो अहम हैं वो नोट कर लेके, वो खुसूसियात जो हर अच्छे ऑडिटर में होनी चाहिए। पहली चीज क्या? इंडिपेंडेंस। दूसरी चीज क्या? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तीसरी चीज क्या? प्रोफेशनल जजमेंट। ये वो टर्म्स हैं जो आप फ्रीक्वेंटली हमारे प्रोफेशन में बोलेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। कौन कौन से टर्म्स? इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट। ये 3 चीजें ऑडिटर में होना जरूरी है, और कोई खसूसियत हो या ना हो, ये 3 चीजें होना जरूरी है। फिर से बताइए कौन सी, मेरा भाई बताए। इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट। इनका मतलब समझिए क्या है। इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि ऑडिटर मैनेजमेंट से भी इंडिपेंडेंट हो और शेयर होल्डर से भी इंडिपेंडेंट हो, ताकि बगैर किसी दबाव और बगैर किसी लालच के अपना काम कर सके। अगर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरीके से मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड हुआ तो फिर वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर सकेगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं, आपने मुझे बताना है इसमें ऑडिटर इंडिपेंडेंट है कि नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज मैंने बोली कि ऑडिटर को मैनेजमेंट से भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए और शेयर होल्डर से भी। आपको इस पे एतराज तो कोई नहीं है? कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट होना तो समझ आता है, शेयर होल्डर से क्यों इंडिपेंडेंट होना चाहिए?
वो तो उनके भी यहाँ पे काम कर रहा है, वो तो अगर उनका बंदा होगा तो टका के सही तरीके से ऑडिट करेगा, चेकिंग करेगा। इसका जवाब ये है कि हमने जो रिपोर्ट देनी होती है वो सिर्फ शेयर होल्डर के नहीं है, वो स्टेक होल्डर्स के लिए भी है। अगर हमारी रिपोर्ट को फॉर एग्जांपल एफबीआर वाले भी यूज कर रहे हैं तो हम शेयर होल्डर के साथ अगर मिले हुए होंगे तो हम शेयर होल्डर के साथ मिलके एफबीआर को धोखा दे सकते हैं टैक्स बचाने के लिए। यानी अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है तो मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट नहीं है, वो मैनेजमेंट के साथ मिलके शेयर होल्डर को धोखा दे सकता है। और अगर वो शेयर होल्डर से इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो शेयर होल्डर के साथ मिलके आउटसाइड पार्टीज, टैक्स वालों को, गवर्नमेंट को धोखा दे सकता है। इसलिए ऑडिटर को दोनों से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। डन जी। इंडिपेंडेंट होने का फायदा क्या होगा बताइए? देखिए जो लिखा हुआ है ना किताब है वो मुझे उसकी टेंशन नहीं है, वो जाएंगे आप पढ़ेंगे रटा लगा लेंगे, वो मैं आपको असल में तैयारी करा रहा हूँ केस स्टडी के लिए। तो मुझे बताइए कि ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। क्यों जरूरी है इंडिपेंडेंट होना बताइए? ताकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से पूरा कर सके, उसको किसी तरीके से प्रेशराइज ना किया जा सके, कोई लालच वगैरह ना हो, ऐसा ही है। चलिए मैं कुछ सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ, आपने मुझे बताना है, इसमें आपको मैं एक अनफेयर एडवांटेज दे देता हूँ इस क्वेश्चन में। जो आपसे अनफेयर एडवांटेज क्या? इन सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आपने मुझे बताना है प्रॉब्लम है क्या, यानी क्यों ऑडिटर के लिए गड़बड़ है। पहली चीज, सीईओ जो हमारे फर्म का मोस्ट सीनियर पार्टनर है जो ऑडिट कर रहा है उसका भाई है, क्या ऑडिटर इंडिपेंडेंट है? नहीं है। अच्छा इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? हाँ भाई के हक में फैसला दे सकता है, जहां पे उसके भाई ने काम किया होगा हो सकता है उसको सही तरीके से चेक ना करे। बिल्कुल ठीक, शाबाश शाबाश। दूसरी चीज, जो जिस कंपनी का ऑडिट करने के लिए जा रहा है ऑडिटर, उसमें वो 6 महीने पहले डायरेक्टर था, एम्प्लॉय था, लेकिन 6 महीने पहले था, अभी नहीं है। बताइए इसमें कोई इंडिपेंडेंस का क्या? ये ऑडिटर इंडिपेंडेंट है? क्यों इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है? अभी तो एम्प्लॉय नहीं है। अगर अभी एम्प्लॉय होता फिर मैं आपकी बात मानता इंडिपेंडेंट, वो तो छोड़ चुका है। हाँ लेकिन छोड़ चुका है, इस पे भी अभी चूंकि टाइम कम हुआ है तो यहाँ पे उसके दोस्त जान पहचान वाले लोग होंगे। ठीक है जी, ये भी इंडिपेंडेंट है। अच्छा आखिरी क्वेश्चन मुझे बताइए, अगर ऑडिटर के पास जिस कंपनी का वो ऑडिट करने जा रहा है उसके शेयर्स हैं, उसने उसके शेयर्स खरीदे हुए हैं, और ये मैं आपको बता दूं जब कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टॉक एक्सचेंज में जाती है ना, अगर उसमें प्रॉफिट हो तो शेयर की प्राइस बढ़ जाती है, अगर लॉस हो तो शेयर की प्राइस कम हो जाती है। अब बताइए अगर ऑडिटर ने शेयर खरीदे हुए हैं क्या वो इंडिपेंडेंटली ऑडिट कर सकेगा? क्यों नहीं कर सकेगा? क्योंकि हाँ उसका अब शाबाश, अब वो ट्रू एंड फेयर व्यू की तरफ नहीं जाएगा, अब वो भी बेस्ट व्यू सोचेगा, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होने का उसको भी फायदा हो रहा है। तो बताइए क्या ऑडिटर के पास शेयर्स होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। ये मैंने 2-3 एग्जांपल आपके सामने रखी हैं, इसके अलावा 15-20 एग्जांपल्स और हैं हमारे सिलेबस में। वो सारी जाहिर आज फोकस नहीं है ना, आज तो सिर्फ एक कंसेप्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना है। वो जब ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो सारी एग्जांपल्स वन बाय वन हम शेयर करेंगे कि वो कौन सी ऐसी मजीद सिचुएशंस हैं जिनमें ऑडिटर मैनेजमेंट से या शेयर होल्डर से इंडिपेंडेंट नहीं रहता। वो एग्जांपल्स हम सारी डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट आपको समझ आ गया? ये कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिनमें ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं रहता, हमने उस सिचुएशन से उनको अपने आप को बचाना है, अवॉइड करना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? इंडिपेंडेंस क्या है? फ्रीडम फ्रॉम बायस एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या है? प्रेशर, सिफारिश आ जाएगी, कभी कभी दबाव आ जाएगा। भाई काम कर रहा है उधर तो उधर से बाजू का धमकी आ जाती है कि अगर आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया हम आपके भाई को जो हमारे पास जॉब कर रहा है जॉब से निकाल देंगे। ठीक है, वो कभी रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, कभी घी क्या कहते हैं वो सीधी इंग्लिश से निकालने की कोशिश करते हैं, कभी टेढ़ी इंग्लिश से निकालने की कोशिश करते हैं, प्यार से कहते हैं ऑडिटर भाई समझ जाओ अनमोडिफाइड ओपिनियन दो, कभी धमकी दे के कहते हैं कि ये नुकसान हो जाएगा हम आपको रिमूव कर देंगे, आपके भाई को जॉब से निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह की सारी चीजों से बचने का वाहिद तरीका क्या है? बहुत ही आसान, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट नहीं, धमकी वगैरह नहीं, हम इतने लेवल के ऑडिटर थे नहीं, छोटे से लेवल के ऑडिटर थे, हमें नहीं कभी कोई धमकी मिली। ठीक है, और ना ही कोई बड़े लेवल पे भी मुमकिन तौर पे कम ही होता है, लेकिन अगर हो तो ये आपके क्लाइंट की इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है।
अच्छा ऑडिटर बताइए क्या करेगा? क्या अगर क्लाइंट ने उसे ऑफर की कि भाई ये पकड़ो ब्रीफ केस 1 करोड़ का और अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दो, अच्छा ऑडिटर आपके ख्याल में एक्सेप्ट करेगा कि रिजेक्ट करेगा? रिजेक्ट कर, और सिर्फ रिजेक्ट नहीं करेगा, आइंदा आइंदा इस क्लाइंट का ऑडिट कंटिन्यू नहीं लेगा। वो कहेगा भाई ये गड़बड़, ये फ्रॉड करने वाले लोग हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चल। की एस्पेक्ट, ये कुछ एग्जांपल्स दे रहा है कि कौन कौन सी एग्जांपल्स हो सकती, कह रहा है वो जो इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो सकती है वो किसी फाइनेंशियल इंटरेस्ट की वजह से हो सकती है, पैसों का लेन देन, जैसे वो शेयर होल्डर्स शेयर ले ले, अगर आप क्लाइंट से लोन ले ले, आप अपने जिसका ऑडिट करे उससे लोन ले ले, तो क्या इंडिपेंडेंट होंगे? फिर नहीं होंगे। ठीक है, तो वो बता रहा है इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है, वो फाइनेंशियल रीजन की वजह से भी हो सकती है, वो रिलेशनशिप की वजह से भी हो सकती है, वो एम्प्लॉयमेंट रीजन की वजह से भी हो सकती है। रिलेशनशिप क्या है कि ऑडिटर का कोई रिश्तेदार, क्लोज रिलेटिव क्लाइंट में कोई एम्प्लॉय हो। एम्प्लॉयमेंट का क्या है कि वो ऑडिटर करंटली या पास्ट में, नियर पास्ट में उसी क्लाइंट में एम्प्लॉय के तौर पे काम कर चुका हो, तो उसके जान पहचान के लोग, दोस्त होंगे उसके वहां पे अभी भी काम करते हुए। तो क्या आप एग्री करते हैं कि इन सारी सिचुएशन में ऑडिटर की इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो जाती है और उसे इंडिपेंडेंट रहना चाहिए? पक्की बात है। चलिए अब आपके पास 2 मिनट का टाइम है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आपके पास भी, इसको रीड कर लीजिए। मैं तब तक जरा हाइब्रिड क्लास में चक्कर लगा के आऊँ, उनका कोई सवाल है तो वो भी साथ साथ उनके क्लास में ही पूछ लिया जाए। पॉज कीजिएगा जी। रीडिंग आपने उम्मीद है कर ली होगी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं जिनको मैं आंसर नहीं कर रहा इस वक्त। जैसे इन बच्चे ने, क्वेश्चन अच्छे हैं, इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सर वो जो इंडिपेंडेंस है वो सिर्फ सीनियर मोस्ट पार्टनर की होनी चाहिए कि पूरी टीम की? ठीक है, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा हाइब्रिड क्लास में कि सर आपने कहा अभी 3, 4, 5, 6 महीने हुए हैं ना एम्प्लॉयमेंट छोड़े हुए, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो कितना अरसा का कट ऑफ है कि जिसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा? ये डिटेल कंसेप्ट है, ये मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं करूंगा क्योंकि ये फ्यूचर में हमने एक चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने हैं सारे। अभी मैं सिर्फ बेसिक कंसेप्ट इंडिपेंडेंस का समझा रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट। इसके जितनी भी सिचुएशंस हैं, कोई 20-22 के करीब सिचुएशंस हैं, वो सारी की सारी डिटेल में हमने स्टडी करनी है। उनमें ये आपके डिटेल क्वेश्चन जो आपके जहनों में अभी आ रहे हैं ना, वहां पे आंसर करने हैं। अभी कंसेप्ट्स को ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाना। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट जो फीचर ऑडिटर में होना चाहिए वो है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। वो क्या है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है? शक शुबा करना, शक शुबा करना। देखिए अमूमी तौर पे आप ये समझते होंगे, सुनते होंगे और सही सुनते हैं कि किसी के ऊपर बिला वजह शक शुबा नहीं करना चाहिए, लोगों के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए, लोगों के बारे में अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि उन्हें वो काम करने पड़ते हैं जो अमूमी तौर पे दूसरे लोग उसको गलत समझते हैं। जैसे किसी को फिजिकली नुकसान पहुंचाना बड़ी गलत बात है, ठीक है, लेकिन फर्ज कीजिए अगर कोई जल्लाद है, वो किसी को कत्ल करता है, अमूमी तौर पे कत्ल करना अच्छी बात नहीं है, जल्लाद किसी को कत्ल करता है, बताइए वो गलत कर रहा है क्या? वो नहीं, तो उसका काम ही यही है, उसी इसलिए रखा है भाई। वो जो कातिल है, जो बड़े बड़े मुजरिम है, ठीक है, उनको सजा मिलती है। आम बंदे के लिए ठीक काम नहीं है, लेकिन उसके प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है, उससे हम थोड़ी गलत कहेंगे। ठीक है, आम बंदा किसी दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अगर कहीं पे वारदात हो जाए और पुलिस वाला आ गया, अब बताइए पुलिस वाला अगर किसी घर के अंदर वारदात हुई है तो जो भी इर्द गिर्द के लोग हैं, आने जाने वाले लोग हैं, उन सब के बारे में अच्छा अच्छा गुमान रखे, ये तो बहुत शरीफ आदमी है, ये नहीं कि सबके बारे में शक करना चाहिए। अच्छा, जब सबके बारे में शक करेगा ना, तो मुझे एक चीज बताइए, फर्ज कीजिए किसी एक घर के अंदर वारदात हुई है और घर का ही कोई भेदी मुलव्वस है, उसमें घर के बंदे हैं 10, वारदात तो एक ने की है, उसे शक किसके ऊपर करना चाहिए पुलिस वाले को? 10 के ऊपर के सिर्फ एक के ऊपर? क्यों सिर्फ उस एक के ऊपर क्यों नहीं जिसने जुर्म किया है? हाँ, क्योंकि उसे पता ही नहीं है, अभी शाबाश, उसे पता ही नहीं है, सब पे करेगा तो फिर वो उस एक तक पहुंचेगा। अगर वो इस माइंडसेट के साथ जाता है कि भैया सारे इनोसेंट है, ये पता नहीं किसने जुर्म किया है, मैं कोशिश करता हूं, क्या ये माइंडसेट के साथ मुजरिम को ढूंढेगा कि इस माइंडसेट के साथ ढूंढेगा कि भैया है मुजरिम, इनमें से कोई शक पे सब पे करता हूं,
तो जो मशकूक हुआ ना वो उसकी हरकतें समझ आ जाएंगी, नजर सब पे रखनी है। जिसने जुर्म किया हुआ उसकी हरकतें मशकूक होगी, उसको हम पकड़ लेंगे। किस माइंडसेट के साथ जाना चाहिए? ऑल इनोसेंट या एनीवन में बी गिल्टी, किसके साथ? एनीवन में। यही हिसाब हमारा है, ठीक है। अमूमी तौर पे हम पर्सनल लाइफ में किसी के बारे में ज्यादा शक शुबा नहीं करते, लेकिन हमारे प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है कि हमने जिस भी क्लाइंट पे ऑडिट करने के लिए जाना है, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? क्या ये होना चाहिए कि इस क्लाइंट पे कोई मिस स्टेटमेंट नहीं होगी, या ये माइंडसेट होना चाहिए कि देयर मे बी मिस स्टेटमेंट, देयर मे बी मिस स्टेटमेंट। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब, ये स्केप्टिसिज्म का मतलब है शक शुबा करना। प्रोफेशनल का मतलब है प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में नहीं। प्रोफेशनल लाइफ में शक शुबा कर, किसके ऊपर कौन कर रहा है शक शुबा? ऑडिटर। किसके ऊपर कर रहा है? क्लाइंट के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर। क्या शक शुबा कर रहा है? कि देयर मे बी का वर्ड यूज कर रहा हूं, देयर मे बी मिस स्टेटमेंट्स इन फाइनेंस। वो इस माइंडसेट के साथ काम करेगा तो कहीं पे मिस स्टेटमेंट होगी, ढूंढ लेगा। लेकिन याद रखिए, जब इस माइंडसेट के साथ काम करेगा ना, तो 10 एरियाज हैं, तो लाजमी नहीं हर एरिया में से मिस स्टेटमेंट आए। हो सकता है 10 में से 9 ठीक निकल जाए, एक में मिस स्टेटमेंट आए, लेकिन हमें स्केप्टिसिज्म हर एरिया पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। स्केप्टिसिज्म हर एरिया पे अप्लाई करना पड़ेगा। ये स्केप्टिसिज्म समझ गए आप? वो अब इसको डिफाइन कर रहा है। कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया आसान अल्फाज में। स्केप्टिसिज्म क्या है? इस माइंडसेट के साथ जाना कि देयर मे बी मिस स्टेटमेंट, ठीक है। उसको वो स्टैंडर्ड के टेक्निकल अल्फाज में कैसे बता रहा है? कह रहा है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब ये होता है क्वेश्चनिंग माइंड, ऑडिटर का माइंड क्वेश्चनिंग हो, सवाल करने वाला हो। ये चीज ऐसे है तो ऐसे क्यों है? मिस स्टेटमेंट तो ऐसी आइडेंटिफाई होती है। पिछले साल की निस्बत इस साल एक्सपेंस कम था, ऑडिटर कह रहा है शुक्र है इस दफा एक्सपेंस कम है, कंपनी को फायदा ज्यादा हुआ होगा, अच्छी बात है, इससे पाकिस्तान तरक्की करेगा। क्या ये स्केप्टिसिज्म है? स्केप्टिसिज्म ये नहीं है। स्केप्टिसिज्म में ऑडिटर क्या सोचे? भाई ये लगता है कुछ एक्सपेंसेस अंडरस्टेट हैं। वो ये नहीं सोचेगा कि कम किया हुआ है, बचतें की हुई है, ये नहीं सोचेगा। क्लाइंट ने बचत किया, क्या सोचेगा? लगता है कुछ एक्सपेंसेस अंडर। ये है स्केप्टिसिज्म, क्वेश्चनिंग माइंड, सवाल करेगा पिछले साल की इसमें एक्सपेंस कम है, कम क्यों है? ज्यादा है, ज्यादा क्यों है? हमारा एक क्लाइंट था, वो एक था तब गया, ये रियल बात बता रहा हूँ। हमारा एक प्रोसेस होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, क्लाइंट के टीम मेंबर के साथ बैठ के हम एक एक एक्सपेंस के साथ उसको एनालिसिस करते हैं पिछले साल के साथ, कि जहाँ पे सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन है वो क्यों है। तो कुछ एक्सपेंसेस में पिछले साल की निस्बत इंक्रीज था। मैंने कहा इंक्रीज क्यों है? क्योंकि मुझे शक क्या था भला? ओवर स्टेटमेंट का। एक्सपेंस ओवर स्टेटेड तो नहीं है। उसने बताया सर ये रीजन, ये रीजन। मैंने कहा ठीक है। कुछ एक्सपेंसेस डिक्रीज थे। मैंने कहा डिक्रीज क्यों है? कहने का सर इंक्रीज तो समझ आता है, डिक्रीज क्यों पूछ रहे हैं? तो अच्छी बात है, खर्चा कम हुआ है तो अच्छी बात है। मैंने कहा ये अपने डायरेक्टर को कहना कि खर्चा कम हुआ है तो अच्छी बात है, हमने कम किया है। मैं ऑडिटर हूं, मैं क्या सोचूंगा खर्चा कम हुआ है तो? ये नहीं सोचूंगा कि आपने बचतें की है, कम सस्ती चीजें खरीदी है। मैं क्या सोचूंगा? एक्सपेंस अंडरस्टेटेड है। उसने कहा अच्छा ठीक है, उसने रीजन बता दी। तीसरा, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे थे जो पिछले साल जितने ही थे। अब मैंने उससे पूछा ये पिछले साल जितने क्यों हैं? इस पे तप गया था वो। कहने लगा सर जो बढ़े आप उसमें भी राजी नहीं है, जो एक्सपेंस कम हुए उसमें भी राजी नहीं है, ये तो एक्सपेंस सेम है, किसी जगह तो आप टिक जाए। मैं कहा नहीं, जहां पे एक्सपेंस बढ़ना चाहिए और नहीं बढ़ रहा वहां पे भी तो स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना है। भैया क्या सारा साल पिछले साल वाले रेट ही चले हैं? भाई कम से कम सैलरीज एक्सपेंस जितना इस साल है उतना ही, जितना पिछले साल था उतना ही इस साल है, और प्रोडक्शन आपकी बढ़ गई है। अब सोच मुझे बताएं, सेम एक्सपेंस है तो आप ये कहेंगे कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, कि इसमें स्केप्टिसिज्म इंक्रीज होना चाहिए आपका। क्यों होना चाहिए? एक्सपेंस तो वही है जो भाई प्रोडक्शन बढ़ी है, कैसे बढ़ गई है? कोई खलाई मखलूक आके थोड़ी कर गई है, कोई ओवर टाइम हुआ होगा, कोई नए एम्प्लॉय हायर की, तो एक्सपेंस तो बढ़ना चाहिए। तो जहां पे एक्सपेंस बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ा वो भी रिस्क है। जहां पे पिछले साल की निस्बत अनयूजुअली इंक्रीज हो गया वो भी रिस्क है। जो एरिया पिछले साल की निस्बत अनयूजुअली डिक्रीज हो गया वो भी रिस्क है। और जो पिछले साल जितना ही रहा हालांकि चेंज होना चाहिए था वो भी रिस्क है। सीफैब लेवल की केस स्टडी याद आ गई मुझे। उसने कहा इस साल 2 नई प्रोडक्ट्स लॉन्च की हैं, रेवेन्यू देखा हमने तो वो उतना ही था जितना पिछले साल।
बताइए क्या रिस्क है? रेवेन्यू इंक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज होना चाहिए था, नहीं हुआ, इसका मतलब है जो नई प्रोडक्ट्स लॉन्च किया वो फ्लॉप हो गई हैं, उनको एनआरवी पे राइट डाउन करो। समझे भाई? अमूमी तौर पे जो अगर पिछले साल जितना रेवेन्यू था उतना ही इस साल है, आप कहेंगे ठीक है सर प्रॉब्लम कोई नहीं, यही बात समझ में आती है ना। हालांकि 2 नई प्रोडक्ट्स लॉन्च की है इस साल, टोटल 3 पहले थी, 2 नई है, तो कम से कम रेवेन्यू 40% तो बढ़ना चाहिए था। रेवेन्यू उतना ही बढ़ा जितना पिछले, मतलब उतना ही था। इसका मतलब क्या, न्यू प्रोडक्ट्स बिक नहीं रही, फ्लॉप हो गई है। समझे? तो जहां पे अनयूजुअल इंक्रीज हो, स्केप्टिसिज्म क्या कहता है, जहां अनयूजुअल इंक्रीज हो वो भी रिस्क है, उसको इन्वेस्टिगेट करो। जहां अनयूजुअल डिक्रीज है वो भी रिस्क है, इन्वेस्टिगेट करो। और जहां पे चेंज होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा वो भी रिस्क है। क्वेश्चनिंग माइंड इस चीज का नाम है। क्वेश्चनिंग माइंड क्वेश्चन करता रहे, इंक्रीज है इंक्रीज क्यों है, डिक्रीज क्यों है सेम क्यों है। क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू कंडीशन व्हिच इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट, और अपने इर्द गिर्द नजरें खुली रखे, देखे कोई ऐसी कंडीशन उसे नजर आ गई जो मिसस्टेटमेंट को इंडिकेट कर रही है तो फौरन उसको पिक करे, इग्नोर ना करे, इग्नोर उसको ना करे। ठीक है? खुद वो ऑडिटर बेचारा इतनी मुश्किल से सीए किया उसने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, खुद वो छोटी गाड़ी पे आता है, जैसे ही क्लाइंट पे पहुंचा उसने देखा क्लाइंट का जो अकाउंटेंट है जो उससे जूनियर है उसके पास उससे बड़ी गाड़ी है, तो क्या करे, मुबारकबाद दे उसको? क्या ये समझे कि इसको कहीं से तोहफा मिला होगा, तोहफा इसको कहीं पे विरासत में से हिस्सा मिला, ये समझे? कि स्केप्टिसिज्म क्या कहता है, शक करे। क्या शक करे? कि भैया इसकी तनख्वाह भी मेरे से कम है, इसकी गाड़ी मेरे से बड़ी क्यों है, लगता है कोई गड़बड़ कर रहा है। ये हमारे रिस्क ऑफ फ्रॉड में ये बात लिखी हुई है। अगर किसी भी पर्सन का सोर्स ऑफ इनकम उसके लिविंग स्टैंडर्ड के साथ मैच ना करे, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ये है इंडिकेशन। क्या हमें ऐसे इंडिकेशन को इग्नोर कर देना चाहिए कि नहीं किसी पे शक करना जो है गलत बात है? नहीं भाई, हमारा प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है हमारे से ये कि ये करना है। तो अगर आपको कोई ऐसी इर्द गिर्द कंडीशन नजर आए जो मिस स्टेटमेंट को इंडिकेट कर रही हो, मिस स्टेटमेंट को इंडिकेट कर रही हो, क्या हमें इग्नोर कर देना चाहिए? नहीं, ये है स्केप्टिसिज्म। दूसरा पॉइंट, तीसरा, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। जो भी ऑडिट एविडेंस आपको मिलता है उसको क्रिटिकल असेस करें। आपने क्लाइंट से कहा सर जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी शीट तो मुझे दीजिए, इस दफा सैलरी बढ़ गई है, जरा बताइए कितने नए एम्प्लॉयज आए हैं। उन्होंने कहा ये सर नए 20 एम्प्लॉयज की लिस्ट है। लिस्ट सामने आ गई, क्या हम मुतमिन हो जाए कि ये एम्प्लॉयज है? कि हमें उसको उस एविडेंस को चेक करना चाहिए, जो क्लाइंट हमें एविडेंस दे रहा है हर एविडेंस को चेक करना चाहिए सही है कि नहीं, कि हम मजीद उसको चेक, हम कहें भैया इसका अपॉइंटमेंट लेटर भी दिखाओ, अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया फिर कहेंगे अच्छा एम्प्लॉय से भी मिलवाओ। याद है अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू एम्प्लॉयज। तो अगर नए एम्प्लॉयज हायर हुए हैं, चेक करने के लिए जेन्युइन है कि नहीं, हमें मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। जो भी इंफॉर्मेशन है याद रखिए ये हमारा ऑडिट है, ये आपका सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। कि जो भी इंफॉर्मेशन शेयर हुई अच्छी लगी, सुनने में, पढ़ने में, दिखने में अच्छी लगी, तो फौरन ही इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं करनी। क्या करना है, आगे कम से कम 10 लोगों को फॉरवर्ड कर देना। सोशल मीडिया पे तो ऐसे ही चलता है, ऑडिट में ऐसे नहीं चलता। ऑडिट में जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी ना, आपने उसकी क्रिटिकल असेसमेंट करनी है। ये सीखे क्रिटिकल असेसमेंट करना, फिर आपको पता चलेगा सोशल मीडिया पे भी जो मोर देन 90% खबरें चल रही होती हैं वो पूरी सही नहीं होती, फेक होती हैं, फुली या पार्शली फेक होती हैं। ठीक है? तो क्या करना है, ये जो तीसरा काम कर रहे हैं क्रिटिकल असेसमेंट और ऑडिट एविडेंस, क्या करे, मैनेजमेंट जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगी आपने उसे ट्रू मान लेना है। ठीक है? क्या करना है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है, चेक करना है, फिर अगर सही साबित हो जाए फिर उसको यूज करना, वरना यूज नहीं। तो ये स्केप्टिसिज्म का कंसेप्ट क्या है, हमने इस माइंडसेट के साथ जाना है कि हमारे इस क्लाइंट में मिसस्टेटमेंट हो सकती है। इसके 3 पॉइंट्स हैं। क्वेश्चनिंग माइंड, क्वेश्चन करते रहो, इंक्रीज है वो क्यों है, डिक्रीज है वो क्यों है, सेम है हालांकि चेंज होना चाहिए, सेम क्यों है। क्वेश्चनिंग, अलर्ट टू कंडीशन व्हिच इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट, इर्द गिर्द नजर दौड़ा, डूब रही है, कंपनी के हालात टाइट है, कोई बैंक लोन देने को तैयार नहीं है,
उसके सीईओ के घर में बड़ी बड़ी पार्टीज हो रही हैं, और जिनमें कोई ये जो होते हैं मूवीज वाले, फिल्मों वाले एक्टर्स वगैरह, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये यूएसए में बहुत से उन्होंने इस तरीके से फ्रॉड पकड़े हैं। भैया कैसे हो गया? खुद सोचे, बात समझ आती है आपको? कंपनी डूब रही है और सीएफ और सीईओ इनकी याशिया चल रही है। उन्होंने, ऑडिटर ने फिर तरीके से लिखे, उन्होंने कहा इनके पिछले साल में जितने भी वगैरह ले रहे थे। तो इस तरह की चीजें जो है वो इंडिकेट करती है मिस स्टेटमेंट को, हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ना वो दावत दें हम कहें अच्छा अच्छी बात है तो जाके सेल्फी सुल्फी लेंगे, अपलोड करेंगे, ऐसे नहीं है। ऑडिटर ऐसे नहीं काम करता। ऑडिटर कैसे काम करता है? स्केप्टिसिज्म के साथ। आपका दोस्त आपको इनवाइट करे कि भैया आओ आज तुम्हें इफ्तारी करवाता हूं, आप कहें आगे पीछे कभी बोतल नहीं पिलाई मेरे को, आज मेरे को इफ्तारी करवा रहा है, कोई तो गड़बड़ है, आइंदा क्या सोचना है, कुछ तो गड़बड़ है। ये स्केप्टिसिज्म। आइंदा खुश नहीं होना, उसको पूछना भाई बता क्या लॉटरी लगी है तेरी, क्या कर क्या रहे हो, ठीक है? चाहे जो भी। तो मुझे बताइए क्या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अहम है कि नहीं अहम? बहुत अहम है। कोई भी आइंदा अगर आप में स्केप्टिसिज्म मैं आपको समझा पाए तो मुझे बताइए, क्या आइंदा कोई एनुअल ट्रांजैक्शंस अगर आपके सामने आएगी, एनुअल सिचुएशन, आप उसको इग्नोर करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है? क्या आप अजम्पशन को जनरलाइज करेंगे कि भाई पिछले साल कोई मिसस्टेटमेंट नहीं नजर आई थी, इस साल भी कोई मिसस्टेटमेंट नहीं होगी? बताइए ये स्केप्टिसिज्म है? नहीं स्केप्टिसिज्म। भाई मैंने एक्सपेंसेस के सारे एरिया चेक कर लिए, उनमें कोई मिसस्टेटमेंट नहीं थी, इनकम में भी कोई मिसस्टेटमेंट नहीं होगी, क्या ये मेरी प्रिजम्पशन सही है? नहीं सही। ये मैंने क्या कर रहा हूं, मैं जनरलाइज कर रहा हूं अजम्पशंस को। जनरलाइज का मतलब क्या है? एक एरिया के रिजल्ट को दूसरे एरिया पे फिट कर रहा हूं। ऐसा नहीं होता, हर ऑडिट दूसरे से अलग है। पिछले 10 साल में ऑडिट किया, कोई मिसस्टेटमेंट नजर नहीं आई, 11वें साल ऑडिट करते हुए कोई मिसस्टेटमेंट आएगी कि नहीं आएगी? आ सकती है। शाबाश, ये है स्केप्टिसिज्म, आ सकती है। अप्लाई एप्रोप्रिएट जजमेंट्स, क्लाइंट को अनड्यू फेवर नहीं देनी, ठीक है? और इनहेंस ऑडिट रिलायबिलिटी, क्या फायदा होता है? ऑडिट रिलायबिलिटी बढ़ जाए। अच्छा ऑडिट होगा ना जब स्केप्टिसिज्म के साथ काम करेंगे। अच्छा तो बताइए, आम बंदे के लिए स्केप्टिसिज्म बुरी आदत है, लेकिन प्रोफेशनल के लिए, ऑडिटर के लिए क्या है? अच्छी बात है। इसी से तो मिसस्टेटमेंट सामने आएंगे। तो दो चीजें, इंडिपेंडेंट होना चाहिए जी ऑडिटर को, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होनी चाहिए जी। फिर इसके बाद क्या है? प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट क्या है? सोचने समझने की सलाह, सोचने समझने और हालात के मुताबिक सही फैसला करने की सलाहियत। प्रोफेशनल जजमेंट क्या है? सोचने समझने और हालात के मुताबिक सही फैसला करने की सलाहियत। ये क्यों? देखिए मैंने आपको बताया था जैसे अकाउंटिंग के में IFRS होते हैं ना, ऑडिट में भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उन्हें क्या कहते हैं? ISA, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऑडिटिंग, ठीक है। क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिटिंग में क्या लिखा क्या हुआ है? समरी बताएं, समरी एक लफ्ज एक जुमले में बताएं। ISS में लिखा क्या हुआ? डिफरेंट ऑडिट की सिचुएशन और किस सिचुएशन में क्या करना है, ठीक है? वो 3-4 बुक्स हैं, वो एक बड़ी बुक है इतनी, एक इतनी इतनी, 2-3 थे। मुझे बताइए लगभग मिल मिला के समझे 2000 सफ़े हैं टोटल। क्या उन 2000 सफ़ों में पूरी दुनिया में जितने भी ऑडिट होते हैं उनमें जितनी भी सिचुएशन ऑडिटर फेस करता है सारी की सारी होंगी, या जो मोस्ट फ्रीक्वेंट होंगे? बिल्कुल ठीक। अगर तो असूल याद रखें, अगर तो कोई ऐसी सिचुएशन आप प्रैक्टिस में जाके फेस करते हैं जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखी हुई है, वहां पे आपको ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है। वहां पे क्या करना है? वो जो ऑडिटिंग से किताब में लिखा है वो अप्लाई करना है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इसमें बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशंस भी हम फेस करते हैं जो शायद हमने उससे पहले कभी सोचा भी ना हो, उससे पहले हमने कभी सोचा भी ना हो। जैसे कोरोना में था, सोचा नहीं था, किताबों में लिखा हुआ था क्लाइंट की इन्वेंट्री है जाके फिजिकली वेरीफाई करो। कोरोना आ गया तो पता चला भैया फिजिकली वेरीफाई नहीं कर सकते। अगर कोरोना ना होता तो फिजिकली वेरीफाई करते, तब जजमेंट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो सिचुएशन फेस करते हैं वो किताबों में लिखी हुई थी। कोरोना वाली सिचुएशन किताबें खोल के देखी हमने, उस वक्त लिखी नहीं हुई थी। यहां पे फिर ऑडिटर अगर कोई ऐसी सिचुएशन फेस करे जो किताबों में नहीं लिखी हुई, उसे क्या करना चाहिए? अपनी जजमेंट, अपना नॉलेज, कम्युनिकेटिव ऑडिट नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इस्तेमाल करना। क्या करना है?
ऑडिटर ने अपना क्युमुलेटिव का मतलब पूरे ट्रेनिंग में जो उसने सीखा है ऑडिट, नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, नॉलेज, ट्रेनिंग, इसको यूज किस लिए? जजमेंट, डिसीजन पे पहुंचने के लिए, कोर्स ऑफ एक्शन पे पहुंचने के लिए कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है, मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है। ये है प्रोफेशनल जजमेंट। क्या जब ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं जो किताबों में नहीं लिखी, वहां पे क्या करना है? अपना फैसला करना। और वो फैसला कैसे करना है? एक फैसला करने का ये तरीका टास्क कर ले, ये प्रोफेशनल जजमेंट है? ये भी फैसला करने का तरीका। एक है अकड़ पकड़ बम्बे वो कर ले, ऐसे भी कि ये क्या करना है, लेफ्ट जाना राइट जाना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना। क्या करना है फिर? अपना नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, सोचें कि क्या मिलता जुलता केस कभी किसी और क्लाइंट पे मैंने फेस किया है, क्या कभी ऐसा हो क्लास में कोई इस तरह की एग्जांपल आई हो, तो क्या करना है हमने? जजमेंट अप्लाई करनी है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने क्लास में कंसेप्ट पढ़े होंगे, आपने उनको कैसे सॉल्व करना है? जो 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 पढ़ा होगा वही। लेकिन अगर कोई अनसीन क्वेश्चन आ गया, क्या उसको छोड़ देंगे? क्या करेंगे फिर? जजमेंट अप्लाई। आईकैप ने अगर आपको जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट टेस्ट करनी है, आईकैप क्या करेगा? अनसीन क्वेश्चन देगा। अनसीन क्वेश्चन किस लिए दिए जाते हैं भला? जजमेंट टेस्ट करने के लिए। सीन क्वेश्चन या मिलते जुलते क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए कि बच्चे ने पढ़ा और प्रैक्टिस किया कि नहीं। अनसीन क्वेश्चन किस लिए दिए जाते हैं? जजमेंट चेक करने के लिए। वो आपके लिए अनसीन है, बाकियों के लिए भी अनसीन होगा, उसको छोड़ना नहीं होता। फिर क्या करना होता है? अपना सारा नॉलेज इकट्ठा करके फैसला करना होता है इन हालात में क्या करना है। तो बताइए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। कोरोना में बताइए स्टैंडर्ड साइलेंट है इसके ऊपर। कोरोना में क्या करना, उनको थोड़ी पता था कोरोना आने वाला है, पता लिख, अब कुछ थोड़ी उन्होंने गाइडेंस दे दी है। कैसे स्टॉक वेरीफाई किया होगा लोगों ने? स्टॉक वेरीफाई वर्चुअली वेरीफाई। शाबाश। वर्चुअली वेरीफाई करने के कोई 2-3 तरीके बता। वीडियो कॉल, व्हाट्सएप के जरिए से, ठीक है, पिक्चर्स मंगवा लें क्लाइंट से, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके जरिए से उस वक्त में स्टॉक। इसी तरह बहुत सी ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं, सिर्फ एक एग्जांपल है ना, और सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जो किताबों में ना लिखी हो, तो वो क्या उस चीज को छोड़ देंगे हम? क्या करना है? जजमेंट अप्लाई करने। और प्रोफेशनल जजमेंट है, ये पर्सनल जजमेंट नहीं है, पर्सनल फीलिंग की, गट फीलिंग है। गट फीलिंग नहीं, गट फीलिंग के ऊपर काम नहीं करना। ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या करना है हमने? अपना नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग को यूज करना। अच्छा बताइए, हमारे ऑडिट के 3 बड़े फेजेस होते हैं, स्टार्ट ऑफ ऑडिट, ड्यूरिंग ऑडिट, एंड ऑफ द ऑडिट। हमारे ऑडिट के 3 फेज कौन से होते हैं? ड्यूरिंग, ये आसान अल्फाज में था, अब मैं टेक्निकल अल्फाज में बताता हूं। हमारे ऑडिट के 3 फेजेस हैं, प्लानिंग ऑफ ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट और रिपोर्टिंग। प्लानिंग स्टार्ट, परफॉर्मेंस ड्यूरिंग, रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट एंड पे ही होती है। प्लान क्या करना है स्टार्ट में होता है, और उसके बाद अभी जो प्रोसीजर परफॉर्म कर दो। बताइए प्रोफेशनल जजमेंट किस स्टेज पे अप्लाई करते हैं? हर स्टेज पे। अनसीन सिचुएशन हर जगह पे अराइज हो सकती है। एक सेंटेंस पढ़ा था मैंने जब मैं स्टूडेंट था एक किताब में, यकीन कीजिए उसको बिल्कुल दुरुस्त पाया मैंने। वो कहता था अगर आपको कोई काम के गलत होने के 5 तरीके पता है ना, तो वो काम शुरू करके देखे, आपको छठा तरीका भी पता चल जाएगा। बहुत से मसले मसाइल ऐसे होते हैं जब आप काम शुरू करते हैं ना, फिर पता चलते हैं। हमने प्लानिंग की होती है, भाई आज शाम को नमाज तरावीह के बाद 2 घंटे ऑडिट पढ़ना है, पूरी प्लानिंग, सारा काम सही चल। एन टाइम पे कोई दोस्त आ जाएगा, एन टाइम पे हो सकता है लाइट चली जाए, ठीक है, एन टाइम पे हो सकता है कि सर दर्द शुरू हो जाए, बाल सुखाता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसीलिए हमें अनप्लैन्ड चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो याद रखिए, जब आप प्रैक्टिस में काम करने के लिए जाएंगे ना किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी, तो वहां पे सारी चीजें वो नहीं होंगी जो पहले से एक्सपेक्टेड हो। बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो अनएक्सपेक्टेड है, जो डिफरेंट है। बहुत सी चीजें आपको सिखाई, दुनिया चेंज हो रही है ना। मैं आपको अपना सारा तजर्बा भी अगर आप में ट्रांसफर कर दूं ना, तो भी साल के बाद हो सकता है आप किसी क्लाइंट पे जाएं, तब तक नई चीजें डेवलप हो चुकी हों। तो आपको जजमेंट हमेशा हमेशा अप्लाई करना ही पड़ेगी। हर नए दिन में कोई ना कोई नई चीज ऐसी होती है जो अनएक्सपेक्टेड। देखें आपके साथ डेली लाइफ में ऐसा नहीं होता क्या? सारी लाइफ रूटीन के साथ होती है,
मैंने कोशिश की अपनी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा चीज़ें मिनिमम कर दूं, मिनिमम। फिर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं डेली अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं, जिनकी वजह से काम की परफॉर्मेंस इफेक्ट। तो आपको ये सीखना है कि कोई अनसर्टेनिटी आ जाए, ऐसी चीज़ आ जाए जो पहले से प्लान नहीं है, जिसके बारे में हमें गाइड नहीं किया गया, तो आपने क्या करना है, उस पर फैसला लेने की आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि इस स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या करना है। इसको क्या कहते हैं? प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट क्या है कि अनसर्टन सिचुएशन आ गई जो किताबों में नहीं लिखी हुई, वहां पे क्या करना है? अपनी जजमेंट अप्लाई। और जजमेंट कौन सी वाली? हवाई जजमेंट नहीं, प्रोफेशनल, जो आपको सिखाई गई है, जो आपके टीचर ने सिखाई, जो आपके प्रोफेशन में ट्रेनिंग जिस बंदे के साथ आपने की, पार्टनर के साथ की, उन्होंने सिखाई। कुछ बात समझ? और प्रोफेशनल जजमेंट किस कदम कदम, हर कदम पे ऑडिट में, हर कदम, चाहे प्लानिंग फेज हो, चाहे परफॉर्मेंस फेज हो, चाहे रिपोर्टिंग फेज हो, हर कदम पे जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगी। ठीक है जी? यानी किस सिचुएशन में कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करना है, ठीक है, किस एरिया में प्रोसीजर कम परफॉर्म करने हैं, किस में ज्यादा, ये भी जजमेंट है। क्या एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट हो गया कि नहीं हो गया? वो आपको बताता ना मैं, 70% एविडेंस, 95% एविडेंस। प्रैक्टिकली कोई थर्मामीटर नहीं होता, वो तो ऑडिटर की जजमेंट होती है। ठीक है, किस एरिया में रिस्क है, किस में नहीं, किस में कम, किस में ज्यादा, मटीरियलिटी कैलकुलेट करने में भी जजमेंट है। अब आप यहाँ पे सोच रहे हो कि मटीरियलिटी तो सीधा फार्मूला था 5% ऑफ प्रॉफिट, इसमें कहाँ जजमेंट आ गई? जजमेंट तब आती है जब प्रॉफिट की बजाय लॉस होता है। अब क्या करना है? अब लॉस का 5% थोड़ी लेंगे, मटीरियलिटी नेगेटिव तो नहीं होती। हाँ, जजमेंट, एसेट को लेके रेवेन्यू को ले, जजमेंट। रिपोर्टिंग में कंक्लूजन, मिस स्टेटमेंट, मटीरियल है, परवेसिव मटीरियल है, छोटी मिस स्टेटमेंट, बड़ी मिस स्टेटमेंट है, ओपिनियन कौन सा आना चाहिए, ये सारे बड़े बड़े डिसीजन, ये भी, इनमें भी जजमेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, हर फेज में ऑडिटर को, चाहे प्लानिंग फेज हो, परफॉर्मेंस फेज हो, और रिपोर्टिंग, जजमेंट अप्लाई करना है। क्लियर जी? तो आज हमने क्या सीखा कि ऑडिट के पास कौन से वाले 3 अहम फीचर्स ऑडिटर में होना जरूरी है? इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, और भी बहुत सी अच्छाइयां होनी चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है वो ऑप्शनल है, हो ना हो मुझे से करने। 3 चीजें कह रहे हैं, स्टैंडर्ड में कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। क्या चीजें? इंडिपेंडेंस, समझ आ गया इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब समझ आ गया, प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब भी समझ आ गया, प्रोफेशनल जजमेंट किन एरियाज में अप्लाई की जाती है वो भी क्लियर हो गया। चलिए जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। कोशिश कीजिएगा आज ही, अगर आपने चैप्टर 1 तैयार कर लिया, पिछले हफ्ते से आपको कह रहा हूँ, तो आज ही टेस्ट दे दें, वरना कल और परसों 3 दिन का टाइम है। ठीक है, टेस्ट दीजिएगा जरूर, सिर्फ चैप्टर 1, सिर्फ चैप्टर, बस 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 बस। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।